हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। तो आज प्रीएम्बल देखेंगे हम। ठीक है, तो डू जॉइन अवर टेलीग्राम चैनल फॉर द डेली अपडेट्स। एनीवे, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, प्रीएम्बल क्या है? प्रीएम्बल क्या है? आइडेंटिटी कार्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। क्या है? आइडेंटिटी कार्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, प्रीएम्बल क्या है? समरी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। क्या है? समरी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, प्रीएम्बल को आप पोयम ऑन डेमोक्रेसी भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? पोयम ऑन डेमोक्रेसी भी कह सकते हो। ठीक है, अब देखो प्रीएम्बल जो है वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे बेस्ड है। कहाँ पे बेस्ड है? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में डॉक्टर सॉरी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब लाया गया था? 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था। ठीक है, और जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है इसे कब एडॉप्ट किया गया था? इसे एडॉप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947 को। और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का ही मॉडिफाइड वर्जन है प्रीएम्बल। क्या है? प्रीएम्बल। जैसे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में इंडिया को क्या कहा गया था? सोवरियन सॉरी सोवरियन रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा और रिपब्लिक रहेगा। ये कीवर्ड्स ध्यान में रखिएगा, आगे चल के काम में आएगा। ठीक है, तो क्या फिर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अकेला है जिसमें प्रीएम्बल मिलेगा? नहीं, वर्ल्ड के और भी कॉन्स्टिट्यूशन में आपको प्रीएम्बल दिख जाएंगे। ठीक है, बेसिकली अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन यानी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट वन टू बिगिन विद द प्रीएम्बल। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, अब देखो ये जो प्रीएम्बल है, ठीक है, क्या इसे अमेंड किया जा सकता है? जी हाँ, प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है। यस, ठीक है, क्या पास में अमेंड हो चुका है? जी हाँ, पास में भी अमेंड हो चुका है बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। ठीक है, फिर इस अमेंडमेंट में क्या चेंजेस या फिर क्या बदलाव किए प्रीएम्बल में? बेसिकली 3 वर्ड्स एडेड हुए हैं। कौन से? सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, ये 3 वर्ड्स प्रीएम्बल में ऐड किए गए बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, तो क्या है प्रीएम्बल? प्रीएम्बल इंट्रोडक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, एक प्रीफेस है। ठीक है, समरी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। अब जो आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है किसने कहा है? ये एन ए पालकीवाला ने कहा है। किसने कहा है? एन ए पालकीवाला में क्या है? ठीक है, क्या वर्ल्ड के अदर कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल पाया जाता है? जी हाँ, अदर कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रीएम्बल पाया जाता है। ठीक है, आने वाले स्लाइड में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेंगे। ठीक है, चलो फिर देखो यहाँ पे कि द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने देखा है कि प्रीएम्बल जो है हमारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे क्या है? बेस्ड है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने लाया था कॉन्स्टिट्यूशन में? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाया था। ठीक है, उसके अलावा प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है। जी हाँ, अमेंड किया जा सकता है। पास में अमेंड किया गया है बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। और कौन सी नए 3 वर्ड्स ऐड हुए हैं? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड्स क्या हुए हैं? ऐड हुए हैं। ठीक है, लेकिन ये प्रीएम्बल क्या है? तो प्रीएम्बल क्या कंटेन करता है? एक नोबल विजन, ग्रैंड, बड़ा। ठीक है, ये कॉन्स्टेंट असेंबली के यानी जो मेकर्स थे कॉन्स्टेंट असेंबली में, ठीक है, इसका एक नोबल वर्जन, ठीक है, फिर नोबल विजन क्या करता है? ये हमें कंटेन करता है। ठीक है, इसके अलावा जो ड्रीम्स एंड एस्पायरेशंस है वो भी क्या करते हैं? यानी जो फाउंडिंग फादर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनके ड्रीम्स क्या है, एस्पायरेशंस क्या है, वो भी क्या करता है? ये बताता है, कंटेन करता है। ठीक है, इसके अलावा आपको एक बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है, यानी प्रीएम्बल जो है वो सोर्स नहीं है किसी भी लेजिस्लेचर का। ठीक है, और ना ही नहीं लेजिस्लेचर को जो पावर मिलती है उसका सोर्स प्रीएम्बल नहीं है। ठीक है, और ना ही लेजिस्लेचर के पावर पे प्रोहिबिशन प्रोहिबिशन प्रीएम्बल के द्वारा लगाया जा सकता है। ठीक है, इट इज नाइदर ए सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर नॉर ए प्रोहिबिशन ऑन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर। ठीक है, यानी लेजिस्लेचर को ये पावर भी नहीं देता है तो लेजिस्लेचर की पावर पे प्रोहिबिशन भी नहीं लगाता है। ठीक है, नॉन जस्टिसेबल है। नॉन जस्टिसेबल यानी आप कोर्ट में जा नहीं सकते हो, जुडिशरी के पास जा नहीं सकते हो कि इसका वॉयलेशन हुआ है तो आप इसे इंप्लीमेंट करके दो, एनफोर्स करके दो, इसलिए। ठीक है, यानी नॉन जस्टिसेबल है, यानी नॉन एनफोर्सेबल है कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा। ठीक है, इट वाज एनेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आफ्टर द रेस्ट ऑफ द कोर्ट। ये मैंने बताया। ठीक है, कि ये जो है हमारा देखो प्रीएम्बल, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आएंगे? प्रीएम्बल आएंगे, आर्टिकल्स आएंगे। ठीक है, जिससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया, 395 आर्टिकल्स थे, प्रीएम्बल थे। ठीक है, और शेड्यूल्स वगैरह थे। ठीक है, अब क्या होता है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्ट करने के बाद ही प्रीएम्बल को एनेक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रीएम्बल को एनेक्ट किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? यहाँ पे क्वेश्चंस बनता है। ठीक है, या ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जो प्रीएम्बल की है कन्फॉर्मिटी दिख सके रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, यानी एकरूपता दिख सके। क्या दिख सके? एकरूपता
दिख सके, इसीलिए पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्ट होने के बाद प्रियम्बल को एनेक्ट किया गया है। ठीक है, अब प्रियम्बल देखेंगे क्या है कैसा है। ठीक है, अब देखो प्रियम्बल में जो कीवर्ड्स है ना वो एम्बिगस है। क्या है? एम्बिगस है। एम्बिगस का सिंपली मीनिंग होता है कि आप एक से ज्यादा मीनिंग है वर्ड में, यानी प्रियम्बल में जो वर्ड मेंशन है उसके एक से ज्यादा अनेक अर्थ निकलते हैं, यानी आप वेरियस वे में उसे इंटरप्रेट कर सकते हो। ठीक है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी अपने जजमेंट में कहा है अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने में दिक्कत आ रही है तो आप प्रियम्बल की हेल्प ले सकते हो। क्या कर सकते हो? प्रियम्बल की हेल्प ले सकते हो, यानी विद द हेल्प ऑफ प्रियम्बल वी कैन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और जो प्रियम्बल में कीवर्ड्स है वो भी क्या है? एम्बिगस है, एक से ज्यादा अर्थ वहां पे निकलते हैं। ठीक है, तो प्रियम्बल देखो क्या है। ठीक है, देखो प्रियम्बल क्या कह रहा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी ये वी द पीपल ऑफ सॉरी, वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या कह रहा है? सोर्स ऑफ पावर। क्या? सोर्स ऑफ पावर कौन है? तो कौन है सोर्स ऑफ पावर? यानी पावर जो है वो कहाँ से डिराइव होती है? पीपल से डिराइव होती है। कहाँ से डिराइव होती है? पीपल से। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या डिनोट करता है? सोर्स ऑफ पावर। क्या डिनोट करता है? सोर्स ऑफ पावर या फिर सोर्स ऑफ ऑथोरिटी। तो कौन है? पीपल है। ठीक है, यानी अल्टीमेट ऑथोरिटी किसके पास है? पीपल के पास है। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। ठीक है, हम इंडिया को कैसे बना रहे हैं? हम इंडिया को बना रहे हैं सोवरियन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक बना रहे हैं। ठीक है, ये जो कीवर्ड्स है सोवरियन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये नेचर बताते हैं इंडिया का। क्या बताते हैं? नेचर बताते हैं। ठीक है, अब देखो इंडिया सोवरियन है या नहीं? जी हाँ है। इंडियन यानी इंडिया के ऊपर कोई अथॉरिटी है क्या? नहीं है, अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सोशलिस्ट है या नहीं? है। सेकुलर है या नहीं? है। डेमोक्रेटिक है या नहीं? है। रिपब्लिक भी है। तो नेचर बता रहा है, ये क्या बता रहा है? एंड नेचर बता रहा है। इसके अलावा देखो, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में भी जस्टिस का जिक्र मिलेगा आपको। लिबर्टी मिलेगी सबकी, सबको थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल। फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, तो बेसिकली ये जो कीवर्ड्स है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये क्या है? ऑब्जेक्टिव है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। क्या है? ऑब्जेक्टिव है, जिन्हें हमें फुलफिल भी करना है। क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो बेसिकली वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या है? सोर्स ऑफ अथॉरिटी बताता है। सोवरियन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये नेचर बताता है। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये क्या बताता है? ऑब्जेक्टिव बताते हैं। इसके अलावा in our constituent assembly this 26th day of November 1949, यानी नवंबर 1949 क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट करने की क्या है? डेट है। यानी हमने कॉन्स्टिट्यूशन कब एडॉप्ट किया, इसकी डेट भी हमारे कहाँ पे दी हुई है? प्रीएम्बल में दी हुई है। ठीक है, हियर बाय एडॉप्ट, एनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इंडिया। देखो वी द पीपल ऑफ, यानी आखिरी वाला पढ़ना है आपको, वी द पीपल ऑफ यानी आखिरी वाला। ठीक है, यानी हम इंडिया के लोग खुद को एक कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं। ठीक है, और पावर कहाँ से डिराइव हो रही है? हम हमारे खुद से ही हो रही है, यानी पीपल से पावर क्या हो रही है? डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, सोर्स ऑफ अथॉरिटी, ये जो सोवरियन, सोशलिस्ट है, नेचर बताता है। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ऑब्जेक्टिव बताता है। और नवंबर 1949 आई एम सॉरी, ठीक है, नवंबर 1949 क्या बताता है? डेट ऑफ एडॉप्टेशन, यानी हमने कॉन्स्टिट्यूशन को कब एडॉप्ट किया ये बताता है। ठीक है, अभी सभी कीवर्ड्स को एक एक अच्छी तरीके से समझ के लेंगे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो फिर सोवरियन, सोवरियन का मीनिंग सिंपली इतना ही होता है कि इंडिया जो है सोवरियन है, यानी इंडिया के ऊपर कोई भी अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, इंडिया यानी अपने इंडिया के ऊपर कोई भी अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, लेकिन डोमिनियन का एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, देखो डोमिनियन यानी क्या होता है? ये देखो, ये क्या हो गया? ये डोमिनियन हो गया। ठीक है, यानी ये सर्कल के बाहर भी एक सर्कल है। ठीक है, अब देखो इस सर्कल को अगर इंटरनल मैटर्स अगर देखने हैं तो खुद का खुद देख सकता है। ठीक है, लेकिन एक्सटर्नल अगर मैटर देखने हैं तो इस सर्कल को इसे क्रॉस करना पड़ेगा, यानी इस सर्कल की इसकी क्या लगेगी? परमिशन लगेगी। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है डोमिनियन। क्या कहा जाता है? इसे डोमिनियन कहा जाता है। ठीक है, अब सोवरियन यानी भैया ये सर्कल, यानी सोवरियन यानी क्या हो जाता है? ये कंप्लीट सर्कल, यानी इंटरनल मैटर भी हम खुद देखेंगे और एक्सटर्नल मैटर भी हम खुद देखेंगे, हमें किसी और की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इसे ही कहा जाता है सोवरियन। इंडिया सोवरियन है क्या? जी हाँ, इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, एक सोवरियन है।
किसी की डोमिनियन है क्या, नहीं, और किसी के ऊपर डिपेंड है क्या, नहीं, किसी के ऊपर डिपेंड भी नहीं है। यानी हम अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर खुद हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को कोई गाइड करता है क्या, कि अमेरिका बताता है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी ऐसी देखिए, ऐसा कुछ बताता है? नहीं बताता है। क्यों? क्योंकि हम सोवरियन है, हमारे ऊपर कोई ऑथोरिटी नहीं है, ठीक है। हम अपने लिए क्या बेहतर है, क्या बुरा है, क्या अच्छा है हमारे लिए, क्या सही है, क्या गलत है, ये खुद डिसाइड कर सकते हैं। हमें किसी और से उसके लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इंडिया सोवरियन है, इसलिए इंडिया क्या अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर खुद देख सकता है, फ्री है, ठीक है। इंडिया के इंटरनल मैटर में भी कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता और बता नहीं सकता कि आपको ऐसे करना है, ठीक है। नहीं समझ आ रहा तो आप बहुत सारे ऐसे डिसीजंस देखिए जो इंडिया ने लिए इंटरनल मैटर में भी, ठीक है। क्या वहाँ पे किसी ने इंटरफेयर किया है? नहीं। किसी ने हमें कहा है कि ये ऐसा करो? नहीं कहा है, ठीक है। इसके अलावा एक्सटर्नल मैटर हमारे फॉरेन पॉलिसी हम खुद कंडक्ट करते हैं, जिस तरह से हमें कंडक्ट करनी है उस तरह से हम क्या करते हैं, उसे कंडक्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम इंडिपेंडेंट है, सोवरियन है, ठीक है। हम अगर किसी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, और अपनी कंट्री का अगर कोई पार्ट किसी कंट्री को अगर देना चाहे तो वो भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हम क्या है, हम सोवरियन है, ठीक है। तो ये सिंपली मीनिंग सोवरियन का, ठीक है, कि इंडिया डिपेंडेंसी भी नहीं है किसी के ऊपर, किसी की डोमिनियन भी नहीं है, अपने जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर से खुद हैंडल कर सकता है। इसके अलावा हमें कोई फॉरेन की टेरिटरी एक्वायर करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। और किसी कंट्री को हमारा कुछ भाग देना है, ठीक है, तो वो भी हम दे सकते हैं, क्योंकि वी आर अ सोवरियन नेशन, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। उसके बाद देखो सोशलिस्ट, ठीक है। अब ये जो सोशलिस्ट वर्ड है कहाँ से ऐड हुआ है? सोशलिस्ट वर्ड ऐड हुआ है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। कहाँ से ऐड हुआ है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के जो बेसिकली क्या कहते हैं, सोशलिस्ट वर्ड ऐड हुआ है, ठीक है। अब देखो ये सोशलिस्ट वर्ड ऐड होने से पहले क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट के प्रिंसिपल थे? जी हाँ, प्रिंसिपल्स थे, ठीक है। वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिए हुए है, ठीक है। लेकिन ये इम्प्लिसिटली थे, ठीक है, इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्रेस नहीं किया गया था। वो कहते हैं ना कि भैया एक मुंह पे बोलना कि हाँ ऐसा है, ठीक है, और एक थोड़ा नम होके बोलना जी हाँ हो सकता है, इस तरह का, ठीक है। यानी डीपीएसपी में क्या थे, इम्प्लिसिटली मेंशन किए गए थे, ठीक है। और 42nd अमेंडमेंट ने क्या किया, फिर उसको एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया, हाँ खुले तौर पे, हाँ भैया हम क्या सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स ये है, ठीक है। ये 42nd ने क्या कर दिया, एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया है, ठीक है। इसके अलावा इंडिया का जो सोशलिज्म है, ठीक है, अब सोशलिज्म के भी वेरियस टाइप्स होते हैं। जैसे मान लो एक है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और दूसरा रहेगा कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। क्या रहेगा? कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। अब इंडिया का सोशलिज्म आपको तो पता ही है कि क्या है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। क्या है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मीनिंग क्या होता है कि प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर क्या करेंगे, साइड बाय साइड एग्जिस्ट करेंगे। क्या करेंगे? पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर साइड बाय साइड एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। यानी ऑल मीन्स यानी जो भी प्रोडक्शन वगैरह है, ठीक है, जो भी एक्टिविटी है, वो सभी मीन का हमारे यहाँ पे नेशनलाइजेशन नहीं है क्या? नेशनलाइजेशन सभी मीन्स का, सभी मीन्स का नेशनलाइजेशन नहीं है। तो सोशलिस्ट आप कह सकते हो कि बेसिकली बताता है, या फिर जो हमारा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है बताता है कि हमारे यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी है। क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या है, एम क्या है कि हमें पॉवर्टी को खत्म करना है। क्या खत्म करना है? पॉवर्टी को खत्म करना है, इग्नोरेंस को खत्म करना है, लोग अज्ञानी ना रहे, इग्नोरेंस यानी अज्ञान होता है, ठीक है, अज्ञानी ना रहे। इसके अलावा क्या करना है, जो डिसीजेस है, ठीक है, उनको खत्म करना है, जो इनइक्वेलिटी है अपॉर्चुनिटी में वो भी खत्म करना है, ठीक है। इसलिए तो रिजर्वेशन वगैरह है भैया, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे सुनो, ठीक है। तो ये कहाँ पे, ये डेमोक्रेटिक क्या है, सोशलिज्म के सब फीचर्स आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। हालांकि हमारा जो इंडियन सोशलिज्म है उसमें भी हमें ब्लेंड देखने के लिए मिलेगा मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म फिलोसॉफी का, ठीक है। लेकिन जो यानी गांधीज्म सोशलिज्म एंड मार्क्सिज्म सोशलिज्म का, लेकिन हमारा जो सोशलिज्म है वो गांधीज्म की फिलोसॉफी की तरफ ज्यादा झुका हुआ है, ठीक है, यानी लीन है उसके तरफ। किसकी तरफ? गांधीज्म फिलोसॉफी की तरफ क्या है, लीन है, ठीक है। हालांकि जो एलपीजी आया था उस वजह से क्या हुआ है, थोड़ी सोशलिस्ट जो प्रिंसिपल्स थे थोड़े कॉम्प्रोमाइज हुए हैं, लेकिन ठीक है वो भी इसेंशियल था, ठीक है। जबकि कम्युनिस्ट सोशलिज्म क्या है, कम्युनिस्ट सोशलिज्म इतना है भाई कि ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वगैरह, ठीक है, इसका नेशनलाइजेशन है। इसका क्या है? नेशनलाइजेशन है। उसे क्या कहोगे आप, यानी जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है, यानी आप कह सकते हो कि नेशनलाइजेशन मीन्स
अबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, अबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, क्या ध्यान में रखना है आपको, अबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये आपको कम्युनिस्टिक सोशलिज्म में देखने के लिए मिल जाएगा। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में मिलेगा क्या, नहीं, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये था सोशलिस्ट प्रिंसिपल, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। उसके बाद देखो सेकुलर, सेकुलर ये वर्ड भी बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया है, ठीक है। टर्म वाज एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है। अल्दो की सेकुलर जो वर्ड है, ठीक है, या फिर जो सेकुलर स्टेट है, ठीक है, वो एक्सप्रेसली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने जजमेंट में कहा था 1974 में, ठीक है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेकुलर स्टेट जो है इम्प्लिसिटली मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। हालांकि इसका मतलब नहीं कि हम सेकुलर नहीं है, जी हाँ, कुछ प्रावधान दिए है ना फंडामेंटल राइट्स में, आर्टिकल 425 से लेके 28 तक, ठीक है, इसमें भी प्रावधान दिए हुए हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो सेकुलर है, ठीक है, अगर ये आपको पूछा जाता है कि भैया ये सेकुलरिज्म जो है हम कैसे प्रोमोट करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आप ध्यान में रख सकते हो आर्टिकल 14 से लेके 14, 15, 16, ठीक है, ये सेकुलरिज्म प्रोमोट करते हैं। इसके अलावा 25 से लेके 30, ठीक है, देखो 25 से 20 दिए, 20 दिए, 25 से लेके 30, ये भी सेकुलरिज्म प्रोमोट करते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 44, ठीक है, ये भी क्या करता है, सेकुलरिज्म प्रोमोट करता है। इसके अलावा हम प्रियम्बल पढ़ रहे हैं, तो प्रियम्बल भी क्या कर रहा है, सेकुलरिज्म प्रोमोट कर रहा है। सेकुलरिज्म यानी क्या होता है कि हम, हमारा कोई नेशनल रिलीजन नहीं है, नहीं हम यानी ऐसे कह सकते हैं हम ना हमारा कोई नेशनल रिलीजन नहीं है, उसे क्या कहोगे, सेकुलर कहोगे आप, ठीक है। क्या हमने डिक्लेयर किया है कि हमारा हिंदू रिलीजन जो है हमारा नेशनल रिलीजन है, नहीं। हालांकि पाकिस्तान का है क्या है, पाकिस्तान ने अपना रिलीजन डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। तो क्या है वो, यानी थियोक्रेटिक स्टेट है। हम थियोक्रेटिक स्टेट है क्या, जी नहीं, हमने कोई भी अपना रिलीजन डिक्लेयर किया है क्या, नहीं डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो बेसिकली रिलीजन के मैटर में हम क्या है, न्यूट्रल है, क्या है, न्यूट्रल है, इसीलिए हम क्या है, सेकुलर है, ठीक है। तो नहीं हम किसी रिलीजन के फेवर में, ना ही किसी रिलीजन के अगेंस्ट में, यानी एंटी रिलीजियस भी नहीं है हम, ठीक है, इरिलीजियस भी नहीं है और रिलीजियस भी नहीं है, इस तरह से आप समझ सकते हो, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो सेकुलरिज्म पाया जाता है वो कैसे, पॉजिटिव सेकुलरिज्म है, क्या है, पॉजिटिव सेकुलरिज्म। पॉजिटिव सेकुलरिज्म इन द सेंस मान लो कि जो भी रिलीजन्स है, यानी ऑल रिलीजन्स, जो भी रिलीजन्स इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं उन सभी को हम क्या करते हैं, इक्वल स्टेटस देते हैं, क्या करते हैं, इक्वल स्टेटस देते हैं, और सभी को क्या करते हैं, इक्वली सपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं, इक्वली सपोर्ट करते हैं। इसलिए हमारा जो सेकुलरिज्म है वो क्या है, पॉजिटिव सेकुलरिज्म, क्या है, पॉजिटिव सेकुलरिज्म, ठीक है। हालांकि अगर वेस्टर्न कंसेप्ट अगर आप देखते हो सेकुलरिज्म की, वो निगेटिव कंसेप्ट है, क्या है, निगेटिव कंसेप्ट। वेस्टर्न सेकुलरिज्म की जो कंसेप्ट देखते हो वो क्या है, निगेटिव। और निगेटिव इन द सेंस क्या आता है, वहां पे कंप्लीट सेपरेशन मिलेगा आपको रिलीजन और स्टेट में, ठीक है। स्टेट रिलीजन के इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, रिलीजन स्टेट के इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। हालांकि हमारे यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव सेकुलरिज्म आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। जैसे कि स्टेट के बारे में देखो, एटीएस आपको ध्यान रख सकते हो, ठीक है। अथेइस्टिक स्टेट यानी भैया जो एंटी रिलीजियस है, सभी रिलीजन को क्या कंडेम करता है। थियोक्रेटिक स्टेट यानी आप कह सकते हो प्रो रिलीजन, ठीक है, यानी अपना एक पर्टिकुलर रिलीजन उसने डिक्लेयर कर रखा है, पाकिस्तान बांग्लादेश का एग्जाम्पल आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। और एस यानी क्या होता है, सेकुलर स्टेट, ठीक है, यानी न्यूट्रल है, जो किसी रिलीजन को यानी पर्टिकुलर रिलीजन को अफोर्ड भी नहीं करता है और ना ही किसी को इसे नहीं ये करता है, ठीक है। तो यूएसए एंड इंडिया इसके क्या है, एग्जाम्पल है, यूएसए एंड इंडिया क्या है, इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। ये था सेकुलर, ठीक है, और ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट है, ठीक है। अब बेसिक स्ट्रक्चर यानी क्या होता है, देखो बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है। हालांकि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है सुप्रीम कोर्ट के या फिर जो जुडिशरी है उसके वेरियस जजमेंट से क्या हुआ है, ये कंसेप्ट बनी हुई है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा कुछ कहा नहीं है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है करके, ठीक है। तो बेसिकली जैसे जैसे इवॉल्व हो रहा है वैसे वैसे उसमें बेसिक स्ट्रक्चर ये है, बेसिक स्ट्रक्चर ये सुप्रीम कोर्ट अपने वेरियस जजमेंट से बताता है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, एनीवे उसके बाद देखो डेमोक्रेटिक, क्या देखना है हमें, डेमोक्रेटिक, ठीक है। अब ये हमारे यहाँ पे क्या है, डेमोक्रेसी है, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवर्निटी, क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवर्निटी, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवर्निटी का मतलब इतना ही होता है कि पोजीशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पीपल, यानी अल्टीमेट अथॉरिटी जो है वो किसके पास है, पीपल्स के पास है। वी द पीपल ऑफ इंडिया ध्यान में रखना है, डेमोक्रेटिक जब भी पढ़ोगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है वो कौन है,
पीपल है, ठीक है। इसी को कहा जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ पॉपुलर सोवर्निटी। क्या कहा जाता है? डॉक्ट्राइन ऑफ पॉपुलर सोवर्निटी। और पॉपुलर सोवर्निटी कौन है? पीपल है। क्या है? पीपल। यानी जो अल्टीमेट ऑथोरिटी है, जो सुप्रीम पावर है, किससे डिराइव होती है? ये डिराइव होती है अपने पीपल से। कहाँ से डिराइव होती है? पीपल से डिराइव होती है, ठीक है। उसके बाद देखो कि अब जो डेमोक्रेसी है, ठीक है, जो डेमोक्रेसी है वो भी टू टाइप्स की मिलेंगी आपको। एक मिलेगी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक मिलेंगी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी देखते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये क्या है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि ये जो पीपल्स है, ठीक है, मान लो कि ये सब पीपल है, ठीक है, ये पीपल क्या कर रहे हैं? अपने में से ही किसी एक को चुनते हैं, ठीक है, और ये जो चुना हुआ बंदा है, ठीक है, ये क्या करता है? इन सभी लोगों को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? इन सभी लोगों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यानी जो भी डिसीजंस लेगा वो लेगा ऑन बिहाफ ऑफ दिस पीपल, ठीक है। यानी ये जो भी डिसीजंस लेगा, ऐसा मान लिया जाएगा इस डिसीजन को किसका सपोर्ट है? पीपल का सपोर्ट है। इसे ही कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव। इसे क्या कहा जाता है? रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म है, इसलिए रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमारे यहाँ पे है, ठीक है। और ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है। क्या है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का क्या है? ये एग्जाम्पल है, ठीक है। देखो, और अब हमारे यहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव रहता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर के लिए, ठीक है। जैसे मान लो अभी ये पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में क्या है? लोकसभा है, राज्यसभा है, ठीक है। ये जो रिप्रेजेंटेटिव जो भी डिसीजंस लेगा, उसको उस डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकसभा में लेनी पड़ेगी। लोकसभा यानी लेजिस्लेचर, जहाँ पे लेजिस्लेट किया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करनी पड़ेगी? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जैसे मान लो अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया है, अब ऑपरेशन सिंदूर के लिए भी क्या हो रही है? लोकसभा में भैया जवाबदेही हो रही है कि आपने क्या किया, कैसे किया, हमारा कितना नुकसान हुआ, क्या किया, ठीक है। तो इसे कहा जाता है कि एग्जीक्यूटिव जो रहता है वो क्या होता है? लेजिस्लेचर के लिए बेसिकली जिम्मेदार होता है। इसके लिए, इसके अलावा हम क्या एम्ब्रेस कर रहे हैं अपनी डेमोक्रेसी में? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ये भी क्या कर रहे हैं? हम एम्ब्रेस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो मैनिफेस्टेशन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी कहाँ है? तो मैनिफेस्टेशन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी क्या रहेगा? हमारे यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है। जी हाँ, जो भी एडल्ट बन जाएगा, जिसकी भी एज 18 से ऊपर हो जाएगा, तो उसको राइट टू वोट मिल जाएगा। और राइट टू वोट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है। इसके अलावा पीरियोडिक इलेक्शंस होते हैं। जी हाँ, आफ्टर एवरी 5 years वी हैव इलेक्शंस, ठीक है। रूल ऑफ लॉ है। जी हाँ। इंडिपेंडेंस है जुडिशरी का। जी हाँ। डिस्क्रिमिनेशन मिलता है? नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये सभी क्या है? हमारे डेमोक्रेसी के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको पता है कि हमारे को प्रियम्बल में जो डेमोक्रेसी है, जो वर्ड यूज किया है ना, यानी वो पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी यानी ब्रॉड स्पीयर में यूज किया गया है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी क्या होती है कि भैया पीपल जो रहते हैं वो क्या करते हैं? डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में। कहाँ पे? डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारी लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखो लोकल गवर्नमेंट में क्या होता है कि मान लो पंचायत के इलेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे सरपंच रहेगा और पंच रहेंगे। पंच यानी होते हैं वार्ड मेंबर्स। क्या होते हैं? वार्ड मेंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो गांव वाले लोग होते हैं वो सीधा सरपंच के लिए वोट करते हैं और वार्ड मेंबर्स के लिए वोट करते हैं। तो ये क्या है? ये है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये क्या है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। अब ग्राम पंचायत फॉर्म होती है। ग्राम पंचायत फॉर्म होने के बाद ग्राम सभा रहती है, ठीक है। ग्राम सभा मान लो साल में 2 से 3 बार मिलती है, मीटिंग होती है। 2 से 3 बार मीटिंग होती है। अब ये जो 2 से 3 बार मीटिंग होती है, इसमें क्या करते हैं? ग्राम पंचायत का बजट डिस्कस करते हैं, ठीक है। और जो भी 1 ईयर में क्या करना है, क्या है, उसका एनुअल रिव्यू भी करते हैं, ठीक है। अब ये हो जाने के बाद ग्राम सभा जो है, हमने यहाँ पे देखा ग्राम सभा। अब एक ग्राम सभा के मेंबर्स कौन होते हैं? ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं जो भी विलेज में एडल्ट है, जो भी अबव 18 years है, वो सभी, यानी जो वोटर लिस्ट में शामिल जिनके नाम है, वो सभी क्या होते हैं? ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है। इस तरह से डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रैक्टिस की जाती है, ठीक है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के क्या कुछ इंस्ट्रूमेंट है वो यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि मान लो रेफरेंडम। क्या है? रेफरेंडम। अब रेफरेंडम में क्या होता है कि मान लो कि जो लेजिस्लेचर रहता है वो एक, जैसे मान लो कि ये लेजिस्लेचर है हमारा पार्लियामेंट, ठीक है, और हमारे यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। जस्ट इमेजिन कर लो, ये क्या कर लेगा? एक बिल जो है वो पीपल के वोट के लिए रख देगा, ठीक है। अब देख, मान लो कि
पीपल के वोट के लिए रख देगा, फिर जो भी आएगा यस के फेवर में आएगा तो बिल इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा, नो के फेवर में आएगा तो बिल को नहीं इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसे कहा जाता है रेफरेंडम। यानी एक लेजिस्लेशन क्या कर दिया जाता है, पीपल को रेफर किया जाता है उनके डायरेक्ट वोट के लिए, ताकि जो भी उनको डिसीजन लेना है वो ले सके सेटल करने के लिए। ठीक है, इसे कहा जाता है रेफरेंडम। ठीक है, यानी प्रोपोज लेजिस्लेशन, यानी जो यहाँ पे लेजिस्लेशन प्रोपोज किया जा रहा है। अब इनिशिएटिव में क्या आता है, इसके उल्टा होता है। इनिशिएटिव्स में क्या करते हैं, पीपल ही खुद एक बिल लाते हैं और जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है उसे कहते हैं कि ये बिल को इम्प्लीमेंट कर लो। ठीक है, अब रेफरेंडम में क्या होता है कि लेजिस्लेटिव ऑर्गन बिल को वोट करने के लिए लगता था पीपल के लिए। अब इनिशिएटिव में क्या हो रहा है, पीपल ही खुद क्या कर रहे हैं, एक बिल ला रहे हैं और बना रहे हैं कि हाँ इस यहाँ पे इस पे कायदा बना, ये करो। ठीक है, इसे कहा जाता है इनिशिएटिव। यानी पीपल प्रपोज कर रहे हैं एक बिल, किस लिए, लेजिस्लेचर को एनेक्टमेंट के लिए, हाँ भैया ये बिल लो और इसे एनेक्ट करके दो, इसलिए। ठीक है, उसके बाद देखो रिकॉल। रिकॉल यानी क्या होता है, मान लो कोई रिप्रेजेंटेटिव चुना गया है, ठीक है, या फिर ऑफिसर है, ठीक है, और वो ढंग का काम नहीं कर रहा है, तो लोग क्या कर सकते हैं, यानी वोटर्स, ठीक है, लोग यानी वोटर्स वो क्या कर सकते हैं, उस रिप्रेजेंटेटिव को, उस ऑफिसर को अपनी जो पोजीशन है उससे निकाल सकते हैं। ठीक है, उसकी टर्म खत्म होने से पहले, उसे ही कहा जाता है रिकॉल। क्या कहा जाता है, रिकॉल कहा जाता है। उसके बाद देखो प्लेबिसाइट क्या है, प्लेबिसाइट। अब प्लेबिसाइट यानी मान लो कि कोई बाउंड्री का इश्यू है, ठीक है, जैसे मान लो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस वाला कोई इश्यू है, जैसे मान लो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, ठीक है, उस पे लोगों की जो वोटिंग ली जाती है उसे क्या कहा जाता है, प्लेबिसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लेबिसाइट। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जवाहरलाल नेहरू जो है, ठीक है, वो जम्मू एंड कश्मीर में प्लेबिसाइट कराना चाहते थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई जो पटेल थे उन्होंने कहा था कि भैया प्लेबिसाइट मत कराओ। ठीक है, फिर उन्हें नहीं कराया था। ठीक है, यानी टेरिटोरियल डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए प्लेबिसाइट का यूज किया जाता है। यानी वो इशू जो है लोगों के सामने रख दिया जाता है वोटिंग के लिए। ठीक है, वो यस आया तो यस, नो आया तो नो। ठीक है, यानी बेसिकली टेरिटोरियल डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए प्लेबिसाइट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो रिपब्लिक। अब देखो रिपब्लिक का मीनिंग क्या होता है कि जो पॉलिटिकल सोवर्निटी है वो कहाँ पे बेस्ड है, किसके हाथ में, पीपल के हाथ में। किसके हाथ में, पीपल के हाथ में। ठीक है, इसका मतलब क्या आता है कि कोई भी प्रिविलेज क्लास एग्जिस्ट नहीं करेगा, सभी पब्लिक ऑफिसेस क्या रहेंगे, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन के सभी के लिए क्या रहेंगे, खुले रहेंगे। ठीक है, अब रिपब्लिक यानी क्या होता है, रिपब्लिक इन द सेंस इंडिया के कंटेक्स में देखेंगे तो हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड है। क्या है, हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड है। ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट कौन है, हमारा प्रेसिडेंट है। क्या प्रेसिडेंट इलेक्टेड है, जी हाँ इलेक्टेड है। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। ठीक है, तो इंडिया के कंटेक्स में रिपब्लिक का क्या मीनिंग हो जाएगा कि हमारा हेड ऑफ द स्टेट क्या है, इलेक्टेड है। ठीक है, अब रिपब्लिक की भी दो कैटेगरीज दी है, एक है मोनार्की और रिपब्लिक। ठीक है, अब मोनार्की में क्या आता है, जो हेड ऑफ द स्टेट है वो क्या, हायरकी के बेसिस पे आता है, सक्सेशन के बेसिस पे। क्या होता है, सक्सेशन के बेसिस पे आता है। ठीक है, जैसे मान लो अभी कोई तो भी क्वीन थी, अभी किंग आ गया वहां पे कोई तो भी, तो ये आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, ब्रिटेन में। और रिपब्लिक यानी क्या हो जाएगा, हेड ऑफ द स्टेट क्या है, हेड ऑफ द स्टेट जो भी हमारा प्रेसिडेंट है वो क्या है, इलेक्टेड है। इसीलिए कहा गया है इलेक्टेड है, यानी हमारी जो पॉलिटिकल सोवर्निटी है किसमें वेस्ट है, पीपल में वेस्ट है। क्योंकि ये जो प्रेसिडेंट चुना गया है वो भी किसके द्वारा चुना गया है, पीपल के द्वारा ही चुना गया है। और हमारे यहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट है वो डायरेक्टली इलेक्टेड है क्या, नहीं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड रहते हैं। क्या रहते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड रहते हैं। तो रिपब्लिक आपको यूएसए और इंडिया में देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, देखो इंडिया का रिपब्लिक का मीनिंग यहाँ पे मैंने बताया है ऑलरेडी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो आर्टिकल 54 एंड 55 में आपको मिल जाएगा, प्रेसिडेंट की इलेक्शन से रिलेटेड क्या मिल जाएंगी, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया है कि रिपब्लिक का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा हमने यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी आपको समझ में आया है, आई होप कि आपको समझ में आया। यहाँ पे एक डेमोक्रेसी में बताने का रह गया था आपको। ठीक है, जैसे मान लो सोशलाइज क्या है, यहाँ पे सोशल डेमोक्रेसी है। क्या है, सोशल डेमोक्रेसी। ठीक है, अब सोशल डेमोक्रेसी यानी क्या आता है कि जो भी सभी सोसाइटी में सभी को इक्वलिटी मिले। क्या मिले, इक्वलिटी मिले। यानी मान लो कि लिबर्टी मिले, इक्वलिटी मिले। क्या मिले, लिबर्टी मिले, इक्वलिटी मिले और फ्रैटर्निटी भी रहे। ठीक है, जस्ट इमेजिन लिबर्टी यानी सभी लोग क्या है सोसाइटी में फ्री है, फ्रीडम है। इक्वलिटी यानी सभी लोगों को क्या है, इक्वलिटी है। ठीक है, और फ्रैटर्निटी यानी लिबर्टी और इक्वलिटी है, इसलिए यहाँ पे आपको फ्रैटर्निटी यानी ब्रदरहुड, भाईचारा, इंटीग्रिटी दिख रही है। क्या दिख रही है, इंटीग्रिटी दिख रही है।
ठीक है। अब जैसे मान लो कि लिबर्टी है पर इक्वलिटी नहीं है, कुछ फायदा है क्या? कोई फायदा नहीं उस ऐसी लिबर्टी का। जैसे मान लो इक्वलिटी है लेकिन लिबर्टी नहीं है, कोई फायदा है क्या? कोई फायदा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल भी आप कंसिडर कर सकते हो। जैसे मान लो आपके पास लिबर्टी है, ठीक है, कि हाँ आप लिबर्टी है, घूम सकते हो, फिर सकते हो, ठीक है, सब कुछ कर सकते हो, लिबर्टी है आपको, ठीक है, लेकिन इक्वलिटी नहीं है। जैसे मान लो कि एग्जाम में आपको किसी एग्जाम को देना है, ठीक है, लेकिन इक्वलिटी नहीं है, ठीक है, तो इक्वलिटी नहीं होने की वजह से आप दे नहीं पा रहे हो एग्जाम, ठीक है। अब मान लो कि इक्वलिटी है, सब के बोल रहे हैं कि सब इक्वल है, ठीक है, लेकिन आपको लिबर्टी नहीं है, ठीक है, सब इक्वल है लेकिन ऐसे बोल रहे हैं कि भैया आपको यहाँ पे जाने की परमिशन ही नहीं है। हाँ इक्वलिटी है लेकिन आपको परमिशन है क्या? लिबर्टी नहीं है, ठीक है। तो लिबर्टी और इक्वलिटी अगर नहीं है, मान लो कि लिबर्टी है पर इक्वलिटी नहीं, किसी काम की नहीं रहेंगी, इक्वलिटी है पर लिबर्टी है, कुछ काम की नहीं, ठीक है। तो बेसिकली लिबर्टी है तो आपको इक्वलिटी भी लगेगी ही लगेगी, ठीक है। देखो अब लिबर्टी को जैसे कि हमने देखा है, लिबर्टी को इक्वलिटी से अलग नहीं किया जाता और किया जा सकता, और इक्वलिटी को लिबर्टी से अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। जब ये दोनों रहेगी भैया तभी फ्रेटर्निटी आएगी, ठीक है। मान लो लिबर्टी है पर इक्वलिटी नहीं है तो कीवोस मच जाएगा, ठीक है। इक्वलिटी है पर लिबर्टी नहीं है, फिर से कीवोस मच जाएगा, ठीक है। तो यूनिटी रहेगी क्या? यूनिटी नहीं रहेगी ना। इंटीग्रिटी रहेगी क्या? नहीं रहेगी। लोग ब्रदरहुड, ठीक है, यानी भाईचारे से रह पाएगी क्या? नहीं रह पाएगी, ठीक है। लिबर्टी और इक्वलिटी है तभी फ्रेटर्निटी रहेगी, अदरवाइज नहीं रहेगी। ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो रिपब्लिक हो गया अभी हमारा, जस्टिस देखते हैं। क्या देखते हैं? जस्टिस, ठीक है। जस्टिस हमने कहाँ से लिया है? जस्टिस हमने लिया है रशियन रिवॉल्यूशन से। कहाँ से लिया है? रशियन रिवॉल्यूशन से, 1917 से लिया है, ठीक है। अब जस्टिस यानी क्या है? जस्टिस हमें देखने के लिए मिलता है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। क्या जस्टिस में क्या देख रहे हैं? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस दिया गया है, ठीक है। और ये हमें कहाँ देखने के लिए मिलेगा? फंडामेंटल राइट्स में और डीपीएसपी में देखने के लिए मिलेगा। सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है, और इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है। अब देखो इसके अलावा देखो सोशल जस्टिस में क्या आ जाएगा? सोशल जस्टिस में देखो क्या आ जाएगा? इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स विदाउट एनी सोशल डिस्क्रिमिनेशन। ये सभी लोगों को क्या चाहिए? मिलनी चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, ठीक है। उसमें कोई भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब जो डिस्क्रिमिनेशन है किस बेस पे नहीं होनी चाहिए? कास्ट के बेस पे नहीं होनी चाहिए, कलर के बेस पे नहीं होनी चाहिए, सेक्स के बेस पे नहीं होनी चाहिए, रिलीजन के बेस पे नहीं होनी चाहिए, और रेस के बेस पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी सोशल जस्टिस यानी सोसाइटी में सभी को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। उसे क्या कहोगे आप? उसे कहोगे आप सोशल जस्टिस। तो आप आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो अपने आप जो प्रिविलेजेस सेक्शन का एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा, होगा क्या? नहीं, यानी देखो डिस्क्रिमिनेशन है तो किसी पर्टिकुलर सेक्शन को प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, ठीक है। अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो किसी पर्टिकुलर सेक्शन को प्रिविलेजेस नहीं मिल रहे, ठीक है। तो सोशल जस्टिस में आपको एब्सेंस मिलेगा, यानी स्पेशल प्रिविलेजेस का किसी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, ठीक है। इसके अलावा ये जो सोशल जस्टिस है हमने किस लिए एडॉप्ट किया है? ताकि जो हिस्टोरिकल सेक्शन है जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप्स या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस है, ठीक है, इनकी इसमें क्या हो जाए? इंप्रूवमेंट हो जाए। क्या हो जाए? इनकी जो सोशल इकोनॉमिक कंडीशन है, ठीक है, उनकी इसमें क्या हो जाए? उनकी जो सोशल कंडीशन है उसमें क्या हो जाए? उनकी इंप्रूवमेंट हो जाए। इसलिए हमने सोशल जस्टिस को क्या किया है? एडॉप्ट किया है, ताकि जो हिस्टोरिकल एरा में हुआ है वैसी गलती हमसे फिर से ना हो। इसके अलावा इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस इन द सेंस कि मान लो कि वेल के बेसिस पे, ठीक है, या फिर इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। यानी ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक है, वी कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट विथ एनीवन, ठीक है, हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ठीक है, उसे इकोनॉमिक जस्टिस कहा गया है, ठीक है। इसके अलावा अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे, ठीक है, यानी जो इन इक्वेलिटी हमें इकोनॉमिक स्फीयर में देख रही है उसे भी हमें क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेट करना पड़ेगा। इसे कहा गया है इकोनॉमिक जस्टिस। क्या कहा गया है? इकोनॉमिक जस्टिस। जैसे आर्टिकल 39 भी आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। देखो इकोनॉमिक जस्टिस या फिर इकोनॉमिक इक्वलिटी का एक एग्जांपल यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हो, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। क्या? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, डीपीएसपी में दिया हुआ है, ठीक है। तो पॉलिटिकल जस्टिस पे अभी जंप कर लेते हैं। अब देखो पॉलिटिकल जस्टिस यानी क्या हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो, हाँ, और एक बात यहाँ पे, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस मिलके क्या बन जाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बन जाता है। क्या बन जाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ठीक है। यानी ये सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस मिलके क्या बन जाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बन जाता है। और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मीनिंग इतना ही होता है कि जो रिसोर्सेस है या फिर जो अपॉर्चुनिटीज है उनकी क्या हो जाए? उनका फेयरली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। क्या हो जाए? उनका
फेयरली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, इसे ही कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस यानी क्या आता है? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस यानी सिंपली इन सिंपल वर्ड्स इन यू कैन से resources and opportunities should be fairly distributed। इसे ही आप क्या कहोगे? इसी को कहोगे आप डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ठीक है, और पॉलिटिकल जस्टिस, भाई पॉलिटिकल जस्टिस तो आसान है। ठीक है, आर्टिकल 325 क्या कहता है कि आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कास्ट, रेस, सेक्स, ठीक है, रिलीजन, इसके बेस पे कि आप वोटर लिस्ट में ऐड नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे ही आप क्या हो जाएंगे 18 के हो जाओगे तो आपका वोटर लिस्ट में नाम आ जाएगा। जैसे आपका वोटर लिस्ट में नाम आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? अंडर आर्टिकल 326 आपको राइट टू वोट तो मिल ही जाएगा। ठीक है, यानी जो इक्वल एसेस है, जो भी पॉलिटिकल ऑफिसेस है, ठीक है, उनमें इक्वल एसेस मिलना चाहिए, इक्वल वॉइस मिलनी चाहिए उन्हें गवर्नमेंट में। ठीक है, इसे ही कहा गया है पॉलिटिकल जस्टिस। इसे ही क्या कहा गया है? पॉलिटिकल जस्टिस। सिंपली आर्टिकल 325 एंड आर्टिकल 326 ध्यान में रखो, ये इनडायरेक्टली वही कर रहा है। ठीक है, यह आर्टिकल 325 बताया कि वोटर लिस्ट में ऐड करने के लिए आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, कि मान लो कि आप फीमेल हो तो आपको वोटर लिस्ट में ऐड नहीं किया जाएगा, ऐसा वैसा नहीं रहेगा। जैसे ही आप एलिजिबल हो जाओगे आपका वोटर लिस्ट में नाम आ जाएगा। और आर्टिकल 326, हाँ, जो भी लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव के लिए, असेंबली के लिए इलेक्शन हो रहे हैं वो यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी के बेस पे होगी। तो मान लो जैसे आप 18 के हो जाओगे आपको राइट टू वोट भी मिल जाएगा। तो ये था पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और सोशल जस्टिस। ठीक है, इसके बाद देखो लिबर्टी। क्या देखते हैं हम? लिबर्टी। अब लिबर्टी यानी क्या आता है? लिबर्टी यानी फ्रीडम। क्या होता है? लिबर्टी यानी फ्रीडम। ठीक है, अब लिबर्टी यानी सिंपली अगर कहे, ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट या फिर कंस्ट्रेंट। ठीक है, आप पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, इसी आप क्या कहोगे? लिबर्टी। क्या कहोगे? लिबर्टी कहोगे, यानी इंडिविजुअल्स पे कोई भी प्रतिबंध नहीं है, इसे आप क्या कहोगे? लिबर्टी। जस्ट इमेजिन कि आपको अगर घर से इजाजत है कि आप रात भर भी बाहर रह सकते हो, तो ये आपकी लिबर्टी होगी। ठीक है, क्योंकि आप पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, आपके मूवमेंट पे कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है। आप रात भर बाहर रहो, दिन भर बाहर रहो, घर से कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, तो ये क्या होगी? लिबर्टी होगी। क्या होगी? लिबर्टी। एग्जाम्पल के तौर से, और ये जो लिबर्टी कहाँ से लिए हमने? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिए, 1789 से जो हुआ था। कब हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन? 1789 में हुआ था। और वहां से हमने, यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने बेसिकली, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हैज गिवन 3 प्रिंसिपल्स टू द वर्ल्ड एंड दैट इज ए लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। क्या? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। वो डेमोक्रेटिक के सेंस में भी हमने देखा, यहाँ पे भी लिबर्टी का वही मीनिंग है। ठीक है, इसके अलावा ये तो देना है कि एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स रहेंगे। इसके अलावा हमने क्या करनी है? अपॉर्चुनिटीज भी इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड करनी है, ताकि उनकी पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप हो जाए। ठीक है, वो मान लो कि जैसे कि क्या इंडिविजुअल की पर्सनैलिटीज डेवलप हो जाए, उनका इंटेलेक्चुअल डेवलप हो जाए। ठीक है, इसके लिए भी हमें क्या करनी है? उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है। ठीक है, इसके अलावा हमारे यहाँ पे प्रीएम्बल में जो लिबर्टी सिक्योर की है वो किस फॉर्म में सिक्योर की गई है? कि हमें फ्रीडम ऑफ थॉट है भैया। ठीक है, जो आप कुछ भी सोच सकते हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आप कुछ लिख सकते हो, बोल सकते हो, बुक लिखनी है तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो गया। आप न्यूज़पेपर में ब्लॉग लिख रहे हो तो न्यूज़ क्या हो गया? वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, आप जर्नलिस्ट हो, अच्छी से रिपोर्टिंग करना है, वो भी क्या हो गया? आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, बिलीफ, आपको जो मानना है वो मान सकते हो। ठीक है, आपको जहाँ पे फेथ रखनी है वो रख सकते हो। ठीक है, यानी जिस रिलीजन का मानना है वो मान सकते हो, जिस गॉड की आपको पूजा करनी है कर सकते हो। आप पे उस सिनेरियो में कुछ क्या है? कंस्टेंट है क्या? नहीं कंस्टेंट है। ठीक है, तो ये सेकुलर प्रोविजन है भैया। क्या है? सेकुलर प्रोविजन है। ठीक है, देखो लिबर्टी तो दी है, लेकिन इसका मतलब ये है क्या? आप जो चाहे वो कर सकते हो। जी हाँ, नहीं कर सकते हो आप जो चाहे वो। ठीक है, लिबर्टी मान लो कि आपके घर पे शादी है और आप डीजे बजा रहे हो रात भर। ठीक है, अब आप एक घर वाले डीजे बजा रहे हो, लेकिन सारी सोसाइटी क्या हो गई? रात भर परेशान हो गई। तो बेसिकली आपकी वजह से अदर्स की लिबर्टी क्या हो रही है? वायलेट हो रही है। ठीक है, तो लिबर्टी तो आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके मन में जो आए वो आप करो। ऐसा बिल्कुल भी मीनिंग लिबर्टी का होता नहीं है। ठीक है, हमें लिबर्टी एंजॉय करना है, हमारी जो लिबर्टी है, हमारा जो फ्रीडम है, हमें एंजॉय करना है, लेकिन जो लिमिटेशंस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं, ठीक है, उस लिमिटेशंस में रह के करना है। ठीक है, यानी हमारी जो लिबर्टी है एब्सोल्यूट लिबर्टी है क्या? हमें? जी भैया, एब्सोल्यूट लिबर्टी नहीं है हमें। हमारी जो लिबर्टी है वो क्वालिफाइड है। क्या है? क्वालिफाइड। एब्सोल्यूट नॉट क्वालिफाइड का मीनिंग यही होता है कि आपके यहाँ पे लिबर्टी पे रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। क्या है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, यानी एब्सोल्यूट बट नॉट क्वालिफाइड का मीनिंग इतना ही होता है
कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। क्या है? रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन वो कैसे? रीजनेबल है। ठीक है, अब ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, क्यों लगाए गए? इसके पीछे भी कुछ होगा ना, क्योंकि इंडिविजुअल एंड सोसाइटी के बीच में क्या रह पाए? बैलेंस बन पाए। क्या बन पाए? बैलेंस। जैसे कि ये आप एग्जांपल दिया कि डीजे बजा रहे हो आप, लेकिन सोसाइटी तो परेशान हो रही है, आप रात भर डीजे जोर जोर से बना रहे हो, तो इसमें से इंडिविजुअल और सोसाइटी में का क्या, बेसिकली इंडिविजुअल और सोसाइटी में बैलेंस बना रहेगा क्या? नहीं बना रहेगा। समझ में आ रहा? ठीक है, इसलिए वहां पे क्या लगा दिए? थोड़े बहुत लिमिटेशंस लगाए गए हैं, ताकि क्या बन पाए? इंडिविजुअल के फ्रीडम में और अदर्स के फ्रीडम में क्या हो जाए? बैलेंस हो पाए। क्या बन हो पाए? बैलेंस हो पाए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है आपको, कि हमारा जो लिबर्टी है एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है। और इसका मीनिंग क्या होता है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। क्या है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। ठीक है, आई आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, रैपिड रिवीजन है तो मैं थोड़ा कंस्ट्रेन करके बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन आपसे यार डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, इन डेप्थ में जब लेक्चर्स आएंगे तब हम बहुत सारे एग्जांपल से एक्सप्लोर कर सकते हैं बेसिकली, और हम करेंगे। ठीक है, एनीवे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो इक्वेलिटी। क्या है? इक्वेलिटी तो पता ही है, सभी क्या है भैया? समान है। इसे क्या कहा गया है? इक्वेलिटी। अब प्रियम्बल में इक्वेलिटी किस सेंस में दी है? ठीक है, प्रियम्बल में दी है कि स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा मान लो कि इक्वेलिटी अगर स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी है, कोई प्रिविलेजेस सेक्शन को, कोई नहीं सॉरी, किसी पर्टिकुलर सेक्शन को प्रिविलेजेस मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। ठीक है, यानी एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, यानी सोसाइटी में सभी क्या रहेगा? सभी लोग इक्वल रहेंगे, उनके साथ कोई से भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। एडेक्वेट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो ये जो इक्वेलिटी है वो तीन नोशंस में हमें देख सकते हैं, एक सिविक इक्वेलिटी, पॉलिटिकल इक्वेलिटी और इकोनॉमिक इक्वेलिटी। ये सब सेम जस्टिस जैसा है, सेम ही है। पॉलिटिकल जस्टिस भी सेम ही आएगा, पॉलिटिकल इक्वेलिटी भी क्या आएगी? सेम ही आएगी। ठीक है, सिविक इक्वेलिटी यानी वही सोशल सोशल जस्टिस। ठीक है, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा पॉलिटिकल इक्वेलिटी आर्टिकल 325 326 पॉलिटिकल जस्टिस मैंने समझाया था, और इकोनॉमिक इक्वेलिटी इकोनॉमिक जस्टिस आर्टिकल 39 यानी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ठीक है, इसे क्या कहा गया है? इसे कहा गया है इक्वेलिटी। ठीक है, अब जो सिविक इक्वेलिटी है हमें क्यों जरूरी है? क्योंकि भैया हमें एक सिविलाइज लाइफ अगर सोसाइटी में जीनी है तो हमें सिविक इक्वेलिटी चाहिए। हमारी कुछ डिजायर्स है, ठीक है, कुछ बेसिक नीड्स है, ठीक है, वो अगर फुलफिल करने तो हमें सिविक इक्वेलिटी चाहिए चाहिए। ठीक है, इक्वेलिटी बिफोर लॉ नहीं होगा तो कैसे होगा? कैसे चलेगा? डिस्क्रिमिनेशन पे अगर प्रोहिबिशन नहीं लगाया जाएगा तो सोचो क्या इक्वेलिटी रहेगी क्या? नहीं है। इसमें क्या हो सकता है? मेजोरिटी जो है वो माइनॉरिटी को सप्रेस कर सकती है। हमने देखा है हिस्ट्रिकल हिस्ट्री में। ठीक है, ऐसा ही हुआ है। ठीक है, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में ऐसा ही हुआ है। ठीक है, यानी कोई पर्टिकुलर सेक्शन के पास अगर पावर आ जाती है तो वो क्या कर जाती है? सप्रेस कर देती है मेजोरिटी माइनॉरिटी को अपने आप। ठीक है, पॉलिटिकल इक्वेलिटी वही, डिग्निटी अगर चाहिए हर एक को तो पॉलिटिकल इक्वेलिटी चाहिए। ठीक है, ये प्रेस्टीज प्रदान करती है, आपकी डिग्निटी मेंटेन करती है पॉलिटिकल इक्वेलिटी। इकोनॉमिक इक्वेलिटी क्या है भैया? आपको अगर मान लो कि वेल्थ में, ये इक्वेलिटी वैसे ही प्रोवाइड करती है कि जेंडर इक्वेलिटी हो। ठीक है, यानी आर्टिकल 39 क्या? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ठीक है, यानी मेन को जितना मिल रहा है भैया उतना क्या फीमेल को भी मिलना चाहिए। इसको और सेंस में भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन मैं थोड़ा खुद को रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, एनीवे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी यानी भैया भाईचारा, ब्रदरहुड। मैंने देखा था हमने, लिबर्टी इक्वेलिटी से डिवोर्स नहीं की जा सकती, अलग नहीं की जा सकती। ठीक है, अगर ये अलग हो गए तो फ्रैटर्निटी रहेगी क्या? भाईचारा रहेगा क्या? भाईचारा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। सेंस ऑफ ब्रदरहुड प्रोवाइड करती है फ्रैटर्निटी, यानी इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी, ठीक है, इंटीग्रिटी एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। कहाँ पे ऐड किया गया है? प्रियम्बल में ऐड किया गया है। कहाँ पे? ठीक है, तो ये सेंस ऑफ ब्रदरहुड है। ठीक है, अब फ्रैटर्निटी जो हम प्रोमोट करते हैं, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है? सिंगल सिटीजनशिप। क्या है? सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, आप कहीं पे भी जाते हो तो कहते हो हम इंडिया के सिटीजन हैं। कहाँ के सिटीजन हो? इंडिया के, यानी सिंगल सिटीजनशिप हमारी यूनिटी शो करती है। क्या शो करती है? यूनिटी शो करती है। ठीक है, इसके अलावा देखो आर्टिकल 51 ए में क्या मेंशन किया गया है कि हर एक सिटीजन की ड्यूटी है कि हम हार्मोनी प्रोमोट करें। ठीक है, एक कॉमन ब्रदरहुड की क्या करें? स्पिरिट प्रोमोट करें। ठीक है, हम रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटी इसके बियॉन्ड जाके यूनिटी दिखाए, भाईचारा दिखाए, फ्रैटर्निटी क्या करे? शो करे। ये आर्टिकल 51 क्या करता है? कहता है। और ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। ये क्या है? हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। इसलिए कि भैया हम इस रिलीजन से नहीं है तो यूनाइट नहीं है, ऐसा नहीं करना है बेटा।
ठीक है, हमें क्या करना है, बेसिकली फ्रेटर्निटी शो करनी है, डीपीएसपी कहता है। ठीक है, इसके अलावा प्रीएम्बल में जो फ्रेटर्निटी मेंशन की गई है वो किसके लिए, ये डिग्निटी क्या डिग्निटी इंश्योर करने के लिए। ठीक है, इंडिविजुअल की डिग्निटी अगर मेंशन इंश्योर होती है, ठीक है, तो बेसिकली इंटीग्रिटी अपने आप रहेगी। ठीक है, वही लिबर्टी इक्वलिटी, बस इसमें से एक एलिमेंट निकाल लो, मान लो इक्वलिटी है लेकिन लिबर्टी नहीं है, फ्रेटर्निटी कहीं पे नहीं रहेगी, भाईचारा रहेगा क्या, नहीं रहेगा। लिबर्टी है पर इक्वलिटी नहीं है, जस्ट सोचो, फ्रेटर्निटी रहेगी क्या, बिल्कुल भी नहीं रहेगी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे बताया गया है कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी जो नेशन है, ठीक है, वो टेरिटोरियल नहीं है, सिर्फ टेरिटोरियल रहेगी क्या, नहीं। ठीक है, वो साइकोलॉजिकल भी होनी चाहिए। ठीक है, अब टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जैसे ये हमारा इंडिया है, ठीक है, अभी हमारे यहाँ पे लिबर्टी है, इक्वेलिटी है, तो हमारे यहाँ पे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, कोई ऐसे बाल्कनाइजेशन नहीं हुआ, टुकड़े नहीं हुई हमारे इंडिया के। ठीक है, लेकिन साइकोलॉजिकल भी चाहिए ना। मान लो कि इंडिया में हम भी ढेर सारे रिलीजन है, ठीक है, अगर वो हार्मोनी में अगर नहीं रह रहे तो क्या हो जाएगा, इंडिया के टुकड़े होना शुरू हो जाएगी। यानी साइकोलॉजिकल इंटीग्रिटी क्या बोलते हैं, फ्रेटर्निटी होगी, ठीक है, या फिर यूनिटी होगी, तभी क्या हो जाएगा, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी रहेगी। फॉर एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, चलो देखो, यहाँ पे क्या है, एक घर है भैया, ठीक है, इस घर में दो भाई रहते हैं, ठीक है, ये पेरेंट्स है और दो भाई है। ठीक है, अब दो भाई की जमती नहीं है, तो एक से क्या बन जाएंगे, दो घर बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, दो घर बन जाएंगे। मान लो दोनों भाई की बहुत अच्छे से बनती है, तो क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे साइकोलॉजिकल यूनिटी है, तो टेरिटोरियल भी यूनिटी। घर के बंटवारा हुआ क्या, नहीं, घर का बंटवारा नहीं हुआ, तो टेरिटोरियल भी यूनिटी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। सेम सेंस में आपको ये भी पढ़ना है। उसके बाद देखो यूनियन ऑफ ट्रिनिटी, ठीक है, यानी क्या कह रहे हैं कि यूनियन ऑफ ट्रिनिटी, यूनियन ऑफ ट्रिनिटी में क्या आ जाएगा कि वही लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी जो हमने बताया था वही यहाँ पे दिया है। ठीक है, हम इसको सेपरेटली ट्रीटेड नहीं कर सकते है। ठीक है, हमको लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी को एक साथ ही देखना पड़ेगा। लिबर्टी नहीं है लेकिन इक्वलिटी है तो फ्रेटर्निटी नहीं रहेगी। ठीक है, अब लिबर्टी है पर इक्वलिटी नहीं है तो कुछ केओस मच जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली तीनों ही क्या होना, साथ में होना। इसके अलावा देखो कि अभी सुप्रीम कोर्ट के क्या ऑर्डर्स थे, ठीक है, तो बेसिकली वो दिया गया है यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट के केसेस रिलेटेड टू द प्रियम्बल, प्रियम्बल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है या नहीं है, ये बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि बेरुबाई यूनियन केस आता है, उसमें बताया जाता है कि प्रियम्बल जो है, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे क्या मेंशन करता है कि प्रियम्बल में जो कीवर्ड्स है, प्रियम्बल जो एम्बिगस है, क्या है, एम्बिगस है। ठीक है, यानी जो यहाँ पे कीवर्ड्स मेंशन किए गए उसके ढेर सारे मीनिंग्स निकलते हैं, क्या होते हैं, ढेर सारे मीनिंग्स निकलते हैं। ठीक है, तब कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए प्रियम्बल का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रियम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो सिंपली आपको ध्यान में रखना है कि प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बेरुबाई यूनियन केस में कहा गया है। ठीक है, उसके बाद देखो बेरुबाई यूनियन जो केस आती है वो 1960 में होती है। ठीक है, इसके अलावा 1973 में और एक केस होती है। ठीक है, केशवानंद भारती केस, क्या होती है, केशवानंद भारती केस। अब केशवानंद भारती केस में क्या कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि हाँ, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। क्या कहा जाता है, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ये कहा जाता है। ठीक है, और प्रियम्बल को अमेंड भी किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, अमेंड भी किया जा सकता है। लेकिन हमारे प्रियम्बल में जो भी बेसिक एलिमेंट्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, उनको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे कि सेकुलर बेसिक स्ट्रक्चर का फॉर्म है। ठीक है, इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता अंडर आर्टिकल 368, ये कहा था केशवानंद भारती केस में। ठीक है, और एलआईसी ऑफ इंडिया केस में क्या कहा था, जो 1995 में आई थी, इंटीग्रल पार्ट है। क्या है, इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, अगर करंट ओपीएम देखे तो क्या है कि जी हाँ, हमारा प्रियम्बल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ठीक है, 19 बेरुबाई यूनियन केस में पार्ट नहीं है, 1973 में केशवानंद भारती केस में पार्ट है। ठीक है, अमेंड भी किया जा सकता है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। और एलआईसी ऑफ इंडिया केस 1995 में इंटीग्रल पार्ट है। इस तरह से आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा प्रियम्बल, यानी जो भी इम्पोर्टेंट था वो बहुत अच्छे से कवर कर लिया है और बहुत कंस्ट्रेंट रखा है खुद को। बेसिकली प्रियम्बल पढ़ाने के लिए बहुत वक्त लगता है और बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर हम कर सकते हैं। इन डेप्थ लेक्चर की सीरीज में हम एक्सप्लोर करेंगे। ये रैपिड रिवीजन है तो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन मैंने आपको रिवाइज करवा दिए। चलो फिर मिलते हैं जल्दी, सी यू सून।